क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस हिंदी के चैनल पे, जहां पर आपकी हिंदी संबंधित सभी परेशानियों का हल आपको मिल जाता है। तो आपके सब्जेक्ट में, यानी कि हम बात करें अगर क्लास 10th की, तो क्लास 10th जो आजकल परेशान है वो है अपनी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। पैटर्न बदला है तो इसलिए थोड़ी सी बहुत सारी शंकाएं भी हैं। पहली शंका जिसने मेरा पूरी तरीके से चैट बॉक्स भरा हुआ वो था कि मैम, ग्रामर में से क्या एमसीक्यूज हटा दिए गए हैं? क्या एमसीक्यूज इस बार नहीं आएंगे? तो इस सवाल का जवाब मैंने सबको पर्सनली दिया है कि इस बार एमसीक्यूज नहीं आने वाले। ठीक है, यानी कि ग्रामर पोर्शन जो आपका अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे थे, अब नहीं आएंगे। फिर सवाल उठा कि अगर भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आएंगे तो आएंगे कैसे? तो हमने आपको बताया कि भाई वो अति लघु और लघु उत्तरीय आएंगे। तो उसके लिए हमने आपको जो सीबीएसई का मॉडल सैंपल पेपर था वो भी हमने सॉल्व करके बताया कि कैसे आने वाले। ठीक है, सब बताया था ना। लेकिन तब भी ये था कि भाई इतने में नहीं समझ में आया, तो मैंने आपको हर जगह ये चीज बताई कि मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। और देखिए, मैंने प्रैक्टिस शुरू भी करा दी। तो अभी तक कई टॉपिक्स मैं ग्रामर के कवर कर चुकी हूँ। क्लास कोर्स ए बी दोनों की बात कर रही हूँ मैं। 10th में कोर्स ए और बी दोनों के ही मैं पैरेलल जो है वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ ग्रामर के। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का टॉपिक है समास। ठीक है, तो अभी तक हम कोर्स बी की अगर बात करें तो आज हम इसका तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद किए, उसको समझा। दूसरा पदबंध समझा। आज हम तीसरा टॉपिक कर रहे हैं समास। ठीक है, इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक मुहावरे रह जाएगा, तो उसे भी हम जल्दी ही करेंगे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे समास। अब समास में हम क्वेश्चंस की तो भी हम आपको प्रैक्टिस करवाने ही वाले हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एडिशनल जानकारी है जो आपको मैं दे दूं। वो ये है कि आपको जितने भी समास है उन सभी की डिफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी। याद करिएगा, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, ये सारी चीजें को विद डिफिनेशन याद करना है। और साथ ही साथ आपको जितने समास है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, संधि समास में अंतर, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, और द्विगु समास, बहुव्रीहि समास में अंतर, बहुत सारी चीजें मैंने आपको कराई हुई है ऑलरेडी। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको मतलब आपके 10th प्रिपरेशन की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं वो सभी आपको नीचे अटैच करी जाएंगी। तो उनमें आप सभी जो भी प्लेलिस्ट आप व्याकरण से रिलेटेड है, एमसीक्यूज रिलेटेड है, कुछ भी है, सारी कनेक्टेड रहेंगी, आप उनको देख सकते हो। तो इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें मैंने कराई हैं और इन सब की डिफिनेशंस भी दी हुई। तो कोशिश करिए कि उन डिफिनेशंस को आप पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि हमने जो प्रैक्टिस की हुई है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा आपको ये सारी चीजें पढ़नी, ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। अब आते हैं कि भाई क्वेश्चंस आएंगे कैसे, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने, तो इन्हीं की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस बने कैसे? अब आपका हम लोगों ने जो मॉडल सैंपल पेपर कराया ना, तो उसमें आपको सीबीएसई ने काफी हद तक चीजें ये समझा दी हैं कि किस तरीके के प्रश्न आने वाले, तो उन्हीं बेसिस पे आपके लिए ये प्रश्न रेडी किए गए। ठीक है, चलिए। तो समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं, सारी चीजें आपको पढ़नी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाकी तो मैंने परिभाषा से रिलेटेड आपको सब बता दिया है, वो परिभाषाएं तो आपको लर्न करनी ही करनी है हर हाल में, क्योंकि वो पूछी जा सकती। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सबसे पहले आपके पास जो रहेगा, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 में से आपको करने कितने होंगे? सिर्फ 4 प्रश्न। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 4 प्रश्न आपके 4 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से भी ढेर सारे हम प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भयाकुल समस्त पद का सही समास विग्रह और समास का नाम लिखिए। अब भयाकुल क्या होगा? अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, समस्त पद है, इसको आप करो तो क्या होगा? भय से आकुल। क्या है? भय से आकुल। तो समास क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर है भयाकुल समस्त पद का समास विग्रह है, भय से आकुल, तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर देखिए, भय से आकुल, भयाकुल मतलब है किसी को भय लग रहा है, तो यहाँ से अलग होने का भाव तो है नहीं, इसलिए अपादान तो नहीं हुआ। फिर से किस में आता है?
कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। ये आपको ध्यान रखना है। इस बार आपके अतु लघु प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए खाली तत्पुरुष समास लिखकर काम नहीं चलाना होगा। अगर आप पूरा डिटेल में दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर तत्पुरुष समास लिखा है तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, पूरा यहाँ पर दोगे कि ये करण तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आमरण समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? आमरण, अब मरण मूल शब्द है, ठीक है, यानी कि आपका ये उत्तर पद है। पूर्व पद क्या है? आ। अब आ क्या है? आ एक उपसर्ग है, और उपसर्ग कौन से समास में आता है? अव्यय भाव समास में। कौन से समास में आता है? अव्यय समास में। तो क्या है? आमरण समस्त पद अव्यय भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्यय भाव समास कहते। ठीक है, नर हरि समस्त पद का विग्रह क्या होगा? नर, नर मतलब मनुष्य हो गया। ठीक है, हरि यहां पर क्या है? सिंह। सिंह मतलब क्या हुआ आपका? आपको पता है नरहरि कौन है? हिरण्यकश्यप पर्वत के लिए विष्णु जी ने जो है वो नरहरि रूप धारण किया था, तो यहाँ पर हरि जो है वो सिंह के लिए दिया है ना। तो इसका हम सबसे पहले विग्रह करेंगे और समास भी निकालेंगे। तो क्या हो? नरहरि समास का होगा हरि रूपी नर या सिंह रूपी नर, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, एक विशेषण है एक विशेष है, तो सीधे सीधे ये क्या होगा? कर्मधारय समास। तो अभी आप बहुत सारे ऐसे उलझने वाले देखने वाले हो। अब इसका आप बोलोगे कि मैम इसका तो हमें नहीं पता था, देखिए हमने दे दिया ना, हरि रूपी नर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, लंबा है उदर जिसका विग्रह का समस्त पद होगा। क्या होगा इसका? अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा? लंबोदर। और कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखिए क्या है लंबोदर, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है जिसमें दोनों पद गौड़ होते हैं और ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करें। और तीसरा पद की प्रधानता क्या है? लंबोदर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गणेश जी के लिए। तो लंबोदर अगर हम बोल रहे हैं तो हम इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? गणपति जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आंखों के समान, आंखों के सामने समास विग्रह के लिए समस्त पद बताइए। चलिए, अब यहाँ पर आंखों के सामने जो समास विग्रह है समस्त पद, तो यहाँ पर क्या होगा? आंखों के सामने अगर कोई चीज होती है तो क्या होती है? उसका आप बनाओ, नहीं इससे नहीं बनेगा, वो होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष, अक्ष के प्रति। ठीक है, प्रत्यक्ष अक्षी, आंखों के सामने। ठीक है, तो सही क्या है? आंखों के सामने विग्रह के लिए समस्त पद होगा प्रत्यक्ष। इसी तरीके से आपको आएंगे, ध्यान रखना, इसके से पूरा उलट हो जाएगा। अब आंखों के सामने को अगर आप जोड़ोगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक, चलिए अब फिर से हमारे पास 5 प्रश्न आए। इन 5 प्रश्नों में से हमें 4 ही प्रश्न करने होंगे, लेकिन यहाँ तो हम आपको समझा रहे हैं तो हम सारे प्रश्न करके बताएंगे। ठीक है, गजराज समस्त पद किस समास का उदाहरण है? गजराज यानी कि क्या हो गया? गज यानी कि हाथी, हाथियों का राजा गजराज। ठीक है, होता है हाथियों का राजा। तो समस्त पद किस समास का उदाहरण हो गया? देखिए ये हो गया बहुव्रीहि समास। अब बोलो कि गजराज हम किसे बोलते हैं? गजराज हम बोलते हैं ऐरावत को। किसको बोलते हैं? ऐरावत। ऐरावत भगवान इंद्र के वाहन है, ऐरावत। ठीक है, वो कौन है? गजराज यानी कि हाथियों के राजा। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे होगा बताइए? इसका विग्रह करेंगे, गजराज का हाथ, गजों के हाथी या सॉरी गजों के राजा या हाथियों के राजा ऐरावत, ये इसका बहुव्रीहि समास का उदाहरण रहेगा। आजीवन समस्त पद का समास विग्रह होगा। आजीवन यानी कि क्या हुआ? पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन। ठीक है, या जीवन से। तो ये कौन सा उदाहरण हो गया? ये अव्यय भाव समास का, क्योंकि प्रथम पद आपका यहाँ क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। देखिए क्या है, आजीवन समस्त पद का समास विग्रह होगा जीवन भर। ठीक है, समास रचना में 2 शब्द यानी पद होते हैं, उनमें पहला पद क्या कहलाता है? पहला पद क्या कहलाता है? प्रथम पद या पूर्व पद कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, समास रचना में पहला पद पूर्व पद कहलाता है। इसे आप पहला पद, प्रथम पद, पूर्व पद
कोई भी पद कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उच्चकांक्षा, समस्त पद में कौन से समास का उदाहरण है? उच्चकांक्षा, आकांक्षा जो ऊंची है, ठीक है, ऊंची आकांक्षा। तो यहाँ पर एक क्या कहते हैं, आकांक्षा जो ऊंची है, तो ये सीधे सीधे क्या हो रहा है, कर्मधारय समास, ठीक है। सही क्या आ रहा है देखिए, उच्चकांक्षा समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऊंची है जो आकांक्षा कर्मधारय समास। यहाँ पर आकांक्षा की विशेषता क्या है कि वो ऊंची। नेक्स्ट है दीन बंधु समस्त पद का समास विग्रह होगा। दीनों का बंधु, दीन बंधु, दीनों का बंधु, तो यह है संबंध तत्पुरुष समास। देखिए क्या है, दीन बंधु समस्त पद समास विग्रह होगा दीन का बंधु, ठीक है। अब ये बीच में का आया है, का हमारा कौन सा होता है, ये कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। तो कारक आधारित हमारे समास कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 अतिलघु और लघु त्रय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों करना। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न हमको करने हैं। देखिए, सानियम समस्त पद का विग्रह होगा। सा नियम, नियम के साथ, सानियम नियम के साथ, और सा हमारा क्या हो गया, ये तो उपसर्ग है, तो ये क्या होगा आपका सीधे सीधे अव्ययभाव समास। देखिए, नियम के अनुसार, सा नियम, नियम के साथ या नियम के अनुसार, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आते हैं युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम लिखिए। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर का समास विग्रह क्या होगा, युद्ध में स्थिर। ये तत्पुरुष समास है। अब चूंकि यहां पर में लगा हुआ है, में किस में आता है, किस में आता है, अधिकरण समास में, है ना, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए क्या, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें में विभक्ति का लोप हो रहा है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। प्रत्यक्ष शब्द कौन से समास का उदाहरण है? प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। तो क्या हो जाएगा बताइए, आंखों के सामने। तो इस कौन सा समास का उदाहरण हो जाएगा, ये जो है ये अव्ययभाव समास में, क्योंकि प्रति अक्ष है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हमने क्या बोला, आंखों के सामने। अब इसके लिए समास बना प्रत्यक्ष, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष का विग्रह करते हैं तो क्या होता है, प्रति अक्ष। क्या होगा, प्रति अक्ष, ठीक है, प्रति अक्ष। अब प्रति अक्ष क्या होता है, यहां पर प्रत्यक्ष। शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रति शब्द जो लग रहा है, प्रति क्या है, प्रति आपका जो है अव्यय है। नेक्स्ट आते हैं पीतांबर। पीतांबर समस्त पद का सही समास विग्रह और समास का नाम लिखिए। पीतांबर, पीला है जिसके, पीले हैं जिसके वस्त्र। तो ये कौन है, तो आपको श्री कृष्ण कह सकते हो। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। देखिए क्या है, पीतांबर, इसका समास विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर हम सीधे सीधे विष्णु जी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रोधाग्नि समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, जहां पर कर्मधारय समास है। तो क्रोध जो है वो अग्नि के समान है, जहां पर आपका उपमेय और उपमान आ रहा है, उपमेय और उपमान आ रहा है, तो सीधे सीधे वो आपका क्या हो जाएगा, जहां पर क्रोध की विशेषता बता रहा है कि वो अग्नि के समान है, तो इसलिए आपका एक विशेषण और एक विशेष्य भी हो रहा है। तो ये होगा आपका कर्मधारय समास। अब फिर से 5 प्रश्न है, क्या दिया गया है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 अतिलघु और लघु त्रय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव क्या होगा, चलिए बताइए। यथा संभव में कौन सा समास है? जहां से यथा आ रहा है सीधे सीधे ये जो है अव्यय है, तो ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। यथा संभव में अव्यय भाव समास है, यहाँ प्रथम पद यथा अव्यय है, इस कारण यहाँ अव्यय भाव समास। नेक्स्ट आते हैं राह खर्च में
समास का नाम है। रह खर्च, रह के लिए खर्च। अब के लिए कौन से उसमें आता है? ये तो कारक है, और कारक आदि समास क्या होंगे? तत्पुरुष समास। के लिए किसके आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। राह के लिए खर्च, और इसमें कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए क्या इसका समास विग्रह होगा, राह के लिए खर्च। द्वितीय पद प्रधान होने के साथ के लिए विभक्ति के कारण यह संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि देखिए तत्पुरुष समास में हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, तन मन धन समस्त पद में कौन सा समास है? अब देखिए ये तीनों ही समान है, तन मन धन, तन मन और धन, तो यहाँ पर तीनों है समान है। तो इस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? योजक लगा हुआ है, योजक हटा के हम और लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। ठीक है ना, इनमें तीनों पद प्रधान है और समास बनाते समय और विभक्ति का लोप हुआ है, अतः तन मन धन द्वंद्व समास होगा। क्योंकि देखिए और या जो लगते हैं जिनमें, वो कौन सा समास होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट आते हैं, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन, यहाँ पर नयन की समानता किससे बताई जा रही है? कमल के समान से बताई जा रही है। तो सीधे सीधे यहाँ पर उपमेय और उपमान है, और कौन सा कारक हो आपका समास होगा? वो है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर नयन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है। कमल के समान नयन अर्थात पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास। ठीक, फूल और पत्ते में कौन सा समान है? अब देखिए यहाँ पर फूल और पत्ते, फूल पत्ते, अगर हम हटा देंगे तो बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा, तो और लगा हुआ है, तो सीधे सीधे ये है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। यहाँ दोनों पद समान हैं और समस्त पद बनाते समय और के स्थान पर योजक चिन्ह लगेगा, फूल पत्ते, अतः यहाँ द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया गया है? फिर से 5 प्रश्न हैं और पांचों ही प्रश्न हम आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में करने होंगे कितने? 4 प्रश्न। याद रखिए, अगर आपको किसी भी एक प्रश्न में ऐसा डाउट है कि हमको नहीं आता, तो वो प्रश्न छोड़ दो और बाकी 4 कर लो, या 2 ऐसे प्रश्न है जिनमें तुमको डाउट हो रहा है, तो जिसमें ज्यादा श्योर हो वो प्रश्न करना और दूसरा छोड़ देना, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कुल परंपरा समस्त पद में कौन सा समान है? कुल की परंपरा। कुल परंपरा का क्या होगा? कुल की परंपरा, तो सीधे सीधे यहाँ तत्पुरुष समास है। कुल परंपरा समस्त पद में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विग्रह करने पर होगा कुल की परंपरा। समस्त पद पर की विभक्ति का लोप हुआ है। अब की विभक्ति किसमें लगती है? संबंध कारक में, तो ये हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, 4 मासों का समूह विग्रह का समस्त पद होगा। 4 मासों का समूह, चौमासा। ठीक है, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा? चौमासा। और प्रथम पद हो रहा है संख्यावाची, तो कौन सा समास हुआ? द्विगु समास, है ना। देखिए 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा चौमासा, और समास क्या होगा? द्विगु समास, क्योंकि प्रथम पद यहां पर संख्यावाची। पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह होगा पुस्तक के लिए आलय। क्या होगा? पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह होगा पुस्तकों का आलय। ओके, तो यहाँ पर पुस्तकों का आलय अगर आप विग्रह करते हो तो भी तत्पुरुष है, और अगर पुस्तकों के लिए आलय करते हो तो भी तत्पुरुष है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पर के का कम के लिए ज्यादा आता है, पुस्तकों का आलय नहीं होता, पुस्तकों के लिए आलय होता है, पुस्तकालय। ठीक है, तो ये हमारा होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, और के लिए करते हैं संप्रदान तत्पुरुष, का आलय करते हैं तो संबंध तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट आते हैं, नील कमल समस्त पद में कौन सा समास है? कमल, कमल कैसा है? नीला है, तो कमल की विशेषता क्या है? नीला होना। तो एक आपका विशेषण है, पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। देखिए नील कमल समस्त पद में कर्मधारय समास है, क्योंकि इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल, अर्थात कर्मधारय समास। ठीक है, पूर्व पद आपका क्या होगा? विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य। कौन सा समास समूह या समाहार का बोध कराता है? कौन सा समास?
वो कहलाता है द्विगु समास, जहां पर हम समूह या समाहार जैसे शब्दों को विग्रह के लिए लगाते हैं। जैसे हम बोलेंगे 4 राहों का समाहार चौराहा, ठीक है। 9 रात्रियों का समूह नवरात्रि, ठीक है। तो इसलिए वहां पर समूह या समाहार का बोध लगता है और वो होता है समास द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, समास आधारित हमने बहुत सारे आपको प्रश्न करा दिए। कुछ इसी तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। जितने मिल सके आपको, जहां मिले, आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, उनमें ऐसा कुछ दिया होगा, आप बिल्कुल उसका खुलकर प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर उनके आंसर्स भी चेक करना। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, परिभाषाएं आपको याद करनी है, पूरे के 6 समास और तत्पुरुष समास के 6, साथ ही साथ पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इन सारी चीजों को, साथ ही साथ समास और संधि में अंतर, कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास में अंतर, द्विगु समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, तो बहुत सारे समासों के अंतर भी मैंने आपको कराए। उन सारे चीजों को भी पढ़, तो एक तरीके से आपके लिए समास में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जिनकी डेफिनेशंस याद करनी है, सब कुछ करना। उसके अलावा ये सारे प्रश्न की प्रैक्टिस तो करनी है। तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। तो एग्जाम्स बहुत अच्छे से दीजिएगा आप सभी। चलिए मिलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपना, जिसमें हम फिर से कुछ डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, ठीक है। और कोई भी अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों का हल आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फटाफट चलिए चलते हैं अब, और अब लेकर आएंगे दूसरा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।